मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में गुडविल के बारे में जाना और गुडविल की विशेषताओं को अच्छे तरह से समझा। आज हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन, गुडविल का मूल्यांकन की आवश्यकता को जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अर्थात जिसका कोई रंग, रूप और आकार नहीं होता है, जिसके कारण इसे न हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। इसके बावजूद यह अन्य संपत्तियों के भांति खरीदा या बेचा जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए उसका मूल्य का होना ज़रूरी है। बिना मूल्य के न हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और न ही हम किसी वस्तु को बेच सकते हैं। तो आज के क्लास में हम दो चीज़ों को जानेंगे कि गुडविल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो साधारणतया गुडविल की मूल्यांकन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हम किसी व्यवसाय को खरीदते या बेचते हैं। अर्थात जब कोई व्यवसाय को खरीदा या बेचा जाता है, अर्थात जब किसी व्यवसाय को हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय गुडविल की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम सभी को मालूम है कि हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदारी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया गया है। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि साझेदारी व्यवसाय में किस समय ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित दशाओं में होती है। ये दशाओं को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम साझेदारी चैप्टर पढ़ रहे हैं और यह बहुत ही लंबा चैप्टर है। अगर हम साझेदारी के सभी अध्यायों को बना ले तो यह हम कह सकते हैं कि हमने लेखांकन के आधे किताब को बना लिया। अर्थात इस चैप्टर को समझने के लिए हमें प्रत्येक बिंदुओं को समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ने यह जाना कि साझेदारी के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है। तो प्रायः जब किसी व्यवसाय को खरीदा या बेचा जाता है। परंतु साझेदारी व्यवसाय में निम्नलिखित दशाओं में हम ख्याति के मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। हम सभी जानते हैं कि जितने भी साझेदार होते हैं वह एक निश्चित समय के बाद लाभ हानि का विभाजन करते हैं, और जो कि पहले से ही उनके समझौते के आधार पर निर्धारित रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर हम लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो जब भी पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करेंगे तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा, नए साझेदार के फर्म में प्रवेश होने पर हम सभी जानते हैं कि जब कोई साझेदारी फर्म का प्रवेश होता है तो उस समय दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी सहमति के आधार पर साझेदारी करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन क्या उसके बाद कोई साझेदार फर्म में प्रवेश कर सकता है या बाहर जा सकता है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि फिर से पुराने साझेदार द्वारा सहमति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भी नए साझेदार के द्वारा फर्म में प्रवेश किया जा सकता है, और कोई भी साझेदार चाहे तो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अर्थात जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, और जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे एकदम सिंपल वे में याद करना है कि साझेदारी व्यवसाय के समय
किस समय ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है? तो साझेदारी व्यवसाय में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता सबसे पहले उस समय पड़ती है जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात जब हम आगे प्रश्न बना रहे होंगे और उस प्रश्न में कहीं भी लिखा होगा कि साझेदारों ने अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया, तो हम स्वतः समझ जाएंगे कि उस समय ख्याति की गणना करना आवश्यक है, प्रश्न में लिखा हो अथवा लिखा हुआ न हो। फिर दूसरा है कि नए साझेदार के फर्म में प्रवेश होने पर। प्रश्न में कभी भी यह समझ में आया कि कोई भी साझेदार फर्म में प्रवेश हो रहा है, तो साझेदार के प्रवेश होने के समय भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे यह प्रश्न में लिखा हो या लिखा हुआ न हो। तीसरा पॉइंट है कि पुराने साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर, और उम्मीद है ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। पहला पॉइंट है कि जब साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरा, नए साझेदार के फर्म के प्रवेश होने पर। और तीसरा, पुराने साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर। चौथा, कभी कभी किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जो आकस्मिक होता है, तो साझेदारों की मृत्यु होने पर भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। पांचवा, साझेदारी फर्म के विक्रय होने पर, तो ये तो मैंने पहले ही ऊपर में कह दिया कि जब भी किसी भी व्यवसाय, चाहे वह एकाकी व्यवसाय हो चाहे साझेदारी फर्म हो, अगर उसका विक्रय होता है तो ख्याति की मूल्यांकन की जाती है। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म की बिक्री होने पर। और अंतिम पॉइंट है दो फर्मों के एकीकरण पर। जैसे दो साझेदारी व्यवसाय है, एक साझेदार मान लेते राम और श्याम है और दूसरा एक अलग फर्म है जिसमें साझेदार मोहन और सोहन है। अगर ये दोनों फर्म एक साथ मिलकर काम करना चाहती है तो उस समय की स्थिति को फर्मों का एकीकरण कहते हैं और उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम आपको बता दें कि हम लोगों ने कल गुडविल यानी कि ख्याति के बारे में पढ़ा था और ख्याति की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पढ़ेंगे और मैंने बताया कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता प्रायः उस समय होती है जब किसी व्यवसाय को खरीदा या व्यवसाय को बेचा जाता है। परंतु हमारा चैप्टर जो है वह क्या है, साझेदारी व्यवसाय। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, जिसे निम्नलिखित दशाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो चुका है, आप अपने मन में दोहराइए। पहला पॉइंट क्या है, तो पुराने साझेदार के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। अर्थात कोई भी साझेदार अगर उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो उस समय ख्याति की गणना करना आवश्यक होता है। दूसरा और तीसरा पॉइंट तो आपको अच्छे से याद हो गया कि नए साझेदार के फर्म में प्रवेश होने पर, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश होगा या फिर कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो उस समय ख्याति की गणना की जाती है। फिर चौथा पॉइंट साझेदारों की मृत्यु होने पर। पांचवा पॉइंट साझेदारों की फर्म की बिक्री होने पर। और छठा पॉइंट है दो फर्मों के एकीकरण होने पर। और यह सारे के सारे पॉइंट उम्मीद था आपको अच्छे से समझ में आ गया और इसे आप रट लेंगे। और आपको यह जानकारी के लिए बता दें कि ये जितने भी पॉइंट है समझ लीजिए उतना चैप्टर है। ये ख्याति चैप्टर पढ़ने के बाद हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर में साझेदारों द्वारा अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाएगा और उस समय ख्याति की गणना कैसे की जाएगी उसे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें होगा नए साझेदार के फर्म में प्रवेश होने पर। यानी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश होता है तो उस समय कौन कौन से लेखांकन किए जाते हैं और ख्याति की गणना कैसे होती है को पढ़ा जाएगा। फिर तीसरा है पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। जब कोई साझेदार फर्म से बाहर निकल जाता है तो उस समय लेखांकन कैसे की जाती है और ख्याति की गणना कैसे की जाती है, तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर साझेदारी की मृत्यु होने पर, यानी कोई साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय लेखांकन व्यवहार और ख्याति की गणना कैसे की जाती है। पांचवा चैप्टर पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म की बिक्री होने पर। कभी कभी कोई भी साझेदारी संस्था अपने फर्म को ही बेच देती है तो फर्म को बेचते समय लेखांकन
की पद्धति क्या होती है और ख्याति की गणना कैसे की जाती है। और अंतिम चैप्टर है दो फर्मों के एकीकरण, यानी कि दो अलग अलग साझेदारी फर्म एक साथ मिलकर व्यवसाय करना प्रारंभ करते हैं तो उस समय लेखांकन की प्रक्रिया और ख्याति की गणना कैसे की जाती है। इस तरह से पार्टनरशिप चैप्टर के अंतर्गत हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अध्यायों को पढ़ना है। और ये 6 अध्यायों को पढ़ने के साथ ही आपका सेकेंड ईयर का आधे से ज़्यादा पुस्तक खत्म हो जाएगा। और लेकिन आप सोच रहे हो कि सर इतने लंबा चैप्टर है, इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसे इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम एक चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से मिलता जुलता है, जिसे हम इस चैप्टर को आसानी से समझ सकेंगे। तो आज अभी हम लोग जान गए कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता 6 परिस्थितियों में पड़ती है, जिसे हम अच्छे से रट लेंगे। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ख्याति के मूल्यांकन का कैसे किया जाता है। तो आपको पिछले क्लास में ही बता दिए हैं कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है, लाभ होता है। वह फर्म जिसका लाभ अधिक है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की ख्याति अधिक है, और वह फर्म जहाँ का लाभ कम है तो हम कह सकते हैं वहाँ की ख्याति में कमी है। अब इसका वजह क्या है, तो आप ये कल ही पढ़ चुके हैं कि आपको बताया जा चुका है कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार लाभ होता है। जहाँ लाभ अधिक होता है वहाँ ख्याति अधिक होती है। कैसे, तो आपको मालूम है कि लाभ कहाँ होगा, जहाँ पर विक्रय अधिक होगी। विक्रय कहाँ होगा, जहाँ पर ग्राहक अधिक आएंगे। ग्राहक कहाँ अधिक आएंगे, जहाँ पर दुकानदार मेहनती, ईमानदार, सच्चा होगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, दुकान में वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी होगी, वह अच्छे सामानों को देता होगा, तो ग्राहक स्वतः आकर्षित होकर वैसे दुकानदारों के पास जाते हैं। और जहाँ पर दुकानदारों के पास वैसे जगहों में जाएंगे तो वहाँ पर विक्रय अधिक होगा, नतीजतन लाभ होगा। तो हम सभी जानते हैं कि लाभ ही ख्याति का आधार होता है, अर्थात जहाँ लाभ अधिक होता है वहाँ ग्राहक अधिक पहुँचते हैं। जहाँ ग्राहक अधिक पहुँचते हैं वहाँ पर आकर्षण शक्ति होती है उस दुकानदार में, और वह चीज़ ही ख्याति कही जाती है। तो आइए हम लोग आज अभी पढ़ेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। और हम जान चुके हैं कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार लाभ होता है, यानी कि लाभ के आधार पर हम ख्याति के मूल्यांकन करने की 3 विधियां हैं, जिसे अभी हम आपको बताने जा रहे हैं।